Hello everyone. Welcome back to Focus on the Study YouTube channel. हम लोग का बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए स्पेशल पीजीटी जियोलॉजी क्लास चल रहा था, जिसमें यूनिट एनिमल किंगडम के तहत हम लोगों ने फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर फाइलम एस्केलमिन्थ्स तक के थ्योरी अलॉन्ग विथ क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही अच्छे से कवर अप कर लिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं फाइलम एनिलिडा। तो आइए शुरू करते हैं। फाइलम एनिलिडा में जो नाम है एनिलिडा, ये लैटिन वर्ड एनुलस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग्स, और इसीलिए इनके बॉडी सरफेस पे छोटे छोटे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको मेटामेर्स कहा जाता है। ये सेगमेंटेड बॉडी यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होना फाइलम एनिलिडा के मेंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनको मूवमेंट यानी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो एक्वेटिक एनिलिड्स होते हैं, वैसे तो ये जमीन पे और पानी में दोनों जगह ही पाए जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये पानी वाली एरिया में रहना पसंद करते हैं, वो भी फ्रेश वाटर में। तो इस तरह के जीवों के लिए स्विमिंग के लिए कुछ लैटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, जिसे पैरापोडिया कहा जाता है, और ये निरीस में देखने को मिला है, क्योंकि निरीस एक एक्वेटिक एनिलिडा है और ये पानी में पैरापोडिया के मदद से स्विम कर पाता है। ये जो आप फिगर में देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो निरीस का डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं ये पैरापोडिया साइड से निकला हुआ जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं को कहते हैं, और यही इसी की मदद से ये पानी में तैर पाते हैं। ठीक है, ये जो देख रहे हो ये साइड से जो है ना, ये लैटरल अपेंडेजेस, इसी को पैरापोडिया कहा जाता है। क्लियर है? इसी के मदद से ये स्विम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से इनके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसको नेफ्रीडिया कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर में नेफ्रीडियम और बहुत सारा ग्रुप में रहे तो उसको नेफ्रीडिया कहा जाता है, जो कि हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन प्रोसेस में, और ये फाइलम एनिलिडा में प्रेजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखना कि पैरापोडिया, नेफ्रीडिया, मेटामेर्स, ठीक है, सेगमेंटेशन, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं फाइलम एनिलिडा के। क्लियर है? और बाकी तो जनरल फीचर्स हैं कि ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करता है, बायलैटरल सिमेट्री होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है, और ये कंसिस्ट करता है पेयर्ड गैंग्लिया के रूप में। ठीक है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इनके कुछ मेंबर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, तो कुछ मेंबर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जिस ऑर्गेनिज्म का बात कर रहे थे, निरीस, जो कि एक्वेटिक एनिलिड है, इनमें पैरापोडिया प्रेजेंट होता है। ये डायशियस होता है, दैट मीन्स मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। ठीक है, वहीं अर्थवॉर्म्स और लीचेस की बात किया जाए तो ये मोनोइशियस होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, अर्थवॉर्म्स तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, केचुआ जिसे कहा जाता है। ठीक है, और लीच ये भी आप लोग जानते होंगे, ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में डायग्राम दिया हुआ है, ये हिरुडिनेरिया का डायग्राम है। इसको ब्लड सकिंग लीच कहा जाता है, खून चूसने वाला जोंक इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो अर्थवॉर्म्स यानी केचुआ और जोंक, ये जो होते हैं वो मोनोइशियस होते हैं, दैट मीन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल गेमिट प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ना होके एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम है फेरिटिमा। क्लियर है?
तो फाइलम एनिलिडा के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं निरीस, फेरिटिमा और हिरुडीनिडिया, ठीक है, ब्लड सकिंग लीच। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन इस फाइलम के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है कि फाइलम एनिलिडा में ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, और हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही ये बताया था कि ट्रू सीलोम दो तरह के होते हैं, ठीक है, साइजोसीलोम और एंटीरोसीलोम। और एनिलिडा में जो बॉडी कैविटी यानी सीलोम का फॉर्मेशन होता है ये साइजोसीलोम के प्रोसेस से होता है, ठीक है। ये देखो, जब हमने ये पढ़ाया था सीलोम तो बताया था ना कि ट्रू सीलोम अराइजेज विद इन द मीजोडर्म इटसेल्फ, ठीक है, मीजोडर्म से ही ट्रू सीलोम बनता है। और इसके बनने के दो मेथड्स हैं, एक है साइजोसील और दूसरा है एंटीरोसील, ठीक है। और ये जो साइजोसील है जिसमें कि साइजो का मतलब होता है ग्रीक में स्प्लिट करना यानी टूटना, ठीक है, और सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, यानी ऐसा बॉडी कैविटी, ऐसा सीलोम जो मीजोडर्मल सेल्स के टूटने से बनता हो उसे साइजोसीलोम सीलोम बॉडी कैविटी कहते हैं, ठीक है। और इस तरह का सीलोम फॉर्मेशन प्रोसेस एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क्स इन सभी में देखने को मिला है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये देखो, जो हाईलाइटेड पोर्शन है साइजोसीलस में अर्ली मीजोडर्मल सेल्स जो थे वो स्प्लिट कर गए हैं, जो ब्लैक बैंड्स हैं, ठीक है, और वो धीरे धीरे डेवलप हो गए, ये डेवलपिंग सीलोम बना दिए हैं, ठीक है। तो ये बॉडी कैविटी जो बन रहा है वो छोटे छोटे टूटे हुए मीजोडर्मल सेल से बन रहा है, क्लियर है। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है कि फाइलम एनिलिडा में सीलोम फॉर्मेशन जो है वो साइजोसीलस होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉडी जो होता है इसका वर्म लाइक होता है, ठीक है, यानी वर्मी फॉर्म होता है। फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ सीटे और काइटे, या इसको कहीं कहीं चीटे भी कहा जाता है, विच आर काइटिनस एंड अनजॉइंटेड। ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जिस तरह से हमने देखा था कि पैरापोडिया हेल्प करता है निरीस को स्विम करने में, उसी तरह से सीटे या काइटे का प्रेजेंस होना इस फाइलम के मेंबर्स के लोकोमोशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो, सीटे होता क्या है, सीटे बेसिकली एस शेप्ड येलोइस और काइटिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पर सेगमेंट करीब 80 से 120 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। और सीटे एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन। और बेसिकली सीटे जो है वो मसल यानी मांसपेशी के कॉन्ट्रैक्शन के साथ ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट करने में, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अर्थवर्म का डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड्स है वो सीटे है, ठीक है। ये दिख रहा है रिंग्स ऑफ सीटे, प्रत्येक सेगमेंट में करीब 80 से 120 के संख्या में मौजूद रहने वाले ये एस आकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मांसपेशी के सिकुड़न के साथ केचुआ को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, यानी मूवमेंट में मददगार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें माउथ और एनस दो अलग अलग सेगमेंट में मौजूद होते हैं। बॉडी प्लान की बात करें तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इसमें मौजूद होता है। हमने फाइलम एस्केलमेंट्स में ही इस बॉडी प्लान के बारे में बता दिया था। इस तरह के बॉडी प्लान में दो तरह के ओपनिंग्स होते हैं। एक ओपनिंग से भोजन शरीर के अंदर लिया जाता है और दूसरे ओपनिंग से शरीर के वेस्ट्स को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। सो वन ओपनिंग इज फॉर ingestion of food, right, and the other one helps in excretion of waste.
नेक्स्ट पॉइंट है, चूंकि इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, इसीलिए कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जैसे कि हीमोग्लोबिन, क्लोरोक्विनोन एंड हीमीअर्थ्रिन जैसे पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि ब्लड के कंपोनेंट्स में प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसा कि हम लोगों ने एनसीईआरटी में देखा अभी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में इनमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। तो नेफ्रीडिया भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, इतना डिटेल्स में हमें नहीं देखना है, बस याद रखना कि नेफ्रीडिया के अलग अलग प्रकार प्रोटोनेफ्रीडिया, मीजोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया होते हैं। ठीक है, जिसमें से फाइलम एनिलिडा के मेंबर्स में ज़्यादातर मेटानेफ्रीडिया मौजूद होता है और किसी किसी में जो प्रिमिटिव मेंबर्स हैं उनमें प्रोटोनेफ्रीडिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा हमने देख ही लिया था कि नर्वस सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता ही है। ये भी देख लिया था कि बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो डायशियस या हार्माफ्रोडाइट हो सकते हैं। ठीक है, यानी यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं या बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो हाँ, डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट हो सकता है क्योंकि इसमें एक लार्वा प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और फ्यूचर में भी आएगा क्योंकि ये जो लार्वा है ट्रोकोफोर लार्वा, ये ना केवल फाइलम एनिलिडा के मेंबर्स में प्रेजेंट होता है बल्कि फाइलम मोलस्क्स में भी आपको देखने को मिलेगा। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो फाइलम एनिलिडा को 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। पहला क्लास है आर्की एनिलिडा। आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, इसमें ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है और इसका एग्जाम्पल हो गया डिनोफिलस, पॉलीगॉर्डियस एक्सेट्रा। ये देखो इसका डायग्राम आर्की एनिलिडा डिनोफिलस का। ठीक है, डायग्राम ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास आता है पोलीकीटा। नाम से क्लियर है, पोली का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैनी, और कीटे का मतलब हो गया वही जो भी हम लोगों ने देखा सीटे, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। यानी ऐसा क्लास जिसके मेंबर्स में बहुत सारे सीटे मौजूद होंगे। क्लियर है। और ये लार्जेस्ट क्लास है फाइलम एनिलिडा के। ठीक है, जिसमें कि मोस्टली सैंडवर्म्स, ट्यूबवर्म्स, क्लैमवर्म्स, इस तरह के वर्म्स को रखा गया है। इसमें हेड डिस्टिंक्ट विथ आईज, पाल्प्स एंड टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ट्रंक बॉडी सेगमेंट्स विथ न्यूमरस कीटे, मैंने पहले ही बताया था। फिर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर वेल डेवलप्ड। ठीक है, स्वाभाविक है, ज़्यादा कीटे प्रेजेंट होंगे तो लोकोमोशन में भी हेल्प मिलेगा। इसमें हेड में अच्छा खासा डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है जिसमें कि आईज, कुछ टेंटिकल्स, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है और इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है जिससे कि लार्वा जो है एडल्ट स्टेज में चेंज हो सके। ठीक है, इसका एग्जांपल है निरीस, एफ्रोडाइट, कीटोप्टेरस, क्लियर, एर्निकोला एक्सेट्रा। ये देखो पोलीकीटा का डायग्राम है, सेकेंड वाला। ठीक है, बी वाला देख रहे हो, माउथ में, माउथ के सराउंडेड जो है टेंटिकल्स प्रेजेंट है। हेड में आईज लोकेटेड है। ठीक है, और इस पोलीकीट वर्म का नाम है लग वर्म। क्लियर है। ये देखो पोलीकीट लग वर्म। ठीक है, डायग्राम बी। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं थर्ड क्लास। ठीक है, दैट इज क्लास ओलिगोकीटा। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू
और कीटा का मतलब होता है वही सीटे, यानी इस क्लास के ऑर्गेनिजम्स में कुछ कीटे मौजूद होते हैं, ठीक है। और इन क्लास के मेंबर्स को कॉमनली अर्थवर्म्स कहा जाता है, ठीक है, केचुआ या चेरा, जो कि लोकल आम भाषा में लोग कहते हैं। बरसात के मौसम में काफ़ी देखने को मिलते हैं ये, ठीक है। अब इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्लाइटेलम। क्लाइटेलम इनमें प्रेजेंट होता है, जिसका मेन फंक्शन है कोकून फॉर्मेशन, ठीक है। हम लोग अर्थवर्म को काफ़ी डिटेल में करने वाले हैं अभी, ठीक है। उसमें हम लोग देख लेंगे क्या होता है ये क्लाइटेलम और कोकून फॉर्मेशन। इसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें किसी तरह का कोई भी लार्वा मौजूद नहीं होता है और इसीलिए किसी तरह का कोई मेटामॉर्फोसिस भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया फेटिमा, वही अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम है। लम्ब्रिकस, ये भी अर्थवर्म ही है, लेकिन ये इंडिया में नहीं पाया जाता है बल्कि यूरोप की तरफ पाया जाता है, ठीक है। जबकि फेटिमा जो है वो इंडियन अर्थवर्म है। क्लियर है? ये देखो डायग्राम सी, ओलिगोकीट, वो अर्थवर्म, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लास 4, दैट इज हिरुडीनिया, ठीक है। हिरुडो का मतलब होता है लीच, तो इसीलिए इस क्लास में आने वाले मेंबर्स को कॉमनली लीचेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लीचेस हमने बताया है जोंक, ठीक है। चूंकि ये खून चूसने वाले होते हैं इसीलिए इन्हें सैंग्विनिवोरस कहा जाता है, ठीक है, फीडिंग ऑन ब्लड। और ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं विथ सेक्टोरियल माउथ, सैंग्विनिवोरस एज दे आर कॉल्ड बिकॉज दे फीड ऑन ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलोम इज रिड्यूस्ड बाय बोट्राइडल टिश्यू, ठीक है। इनमें जो है सिलोम ना के बराबर होता है, बल्कि सिलोम के बदले बोट्राइडल टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ओपन टाइप सर्कुलेशन देखने को मिलता है हीमोसिलिक सिस्टम के साथ। क्लियर है? इसका मतलब है कि ब्लड जो है वो ओपनली फ्लो करते रहते हैं, किसी क्लोज्ड वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लीचेस सिक्रीट एंटीकोगुलेंट हिरुडिन फ्रॉम स्लाइवरी ग्लैंड्स। इनके स्लाइवरी ग्लैंड से एक एंटीकोगुलेंट हिरुडिन निकलता है जो कि होस्ट के ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। यानी ये जो हिरुडिन है ये खून को पतला करने का काम करता है, जिससे कि होस्ट का ब्लड जो है क्लॉट नहीं हो सके और ये आराम से उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर सके, ठीक है। मतलब आराम से खून चूसता रहे और होस्ट का ब्लड जो है वो किसी भी तरह से जम नहीं सके, मतलब क्लॉट नहीं कर सके, ठीक है। ओलिगोकीटा की तरह इनमें भी कोई लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट नहीं होता है और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हिरुडिनेरिया, ब्लड सीकिंग लीच, ठीक है। ये देखो चारों क्लास का डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। अराकी एनिलिडा, डायनोफिलस, बी पोलीकीटा, लगवर्म, सी ओलिगोकीटा, अर्थवर्म एंड डी हिरुडिनिया लीच। क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं अर्थवर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डिटेल्स, ठीक है, क्योंकि फाइलम एनिलिडा में अर्थवर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो अर्थवर्म, जिसको कि कॉमनली हम लोग केचुआ और या चेरा कहते हैं, ठीक है। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट है, ठीक है, जमीन पे रहने वाला। दैट इनहेबिट्स द अपर लेयर ऑफ द मॉइस्ट सॉइल, जो कि मिट्टी के ऊपरी परत में पाया जाता है। दिन के समय ये अपने बर्रोज में रहते हैं, जो कि मिट्टी को छेद करके और उसे खोखला करके बनाया जाता है इन्हीं के द्वारा। अक्सर आप लोगों ने गार्डन में इनके फीकल डिपॉजिट्स को देखा होगा, जिसे वर्म कास्टिंग्स कहा जाता है। कॉमन इंडियन अर्थवर्म्स जो होते हैं वो फेटिमा और लम्ब्रिकस होते हैं, ठीक है, ये हमने देख रखा है। अब देखते हैं इनके मॉर्फोलॉजी के बारे में कि बाहर से इनका बनावट कैसा रहता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल फीचर्स या एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ बॉडी।
ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट। तो अर्थवर्म्स के पास एक लंबा सिलिंड्रिकल शरीर होता है, ठीक है। इनके बॉडी की बात करें तो इनका बॉडी छोटे छोटे सैकड़ों सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं, जिन्हें मेटामर्स कहा जाता है, ठीक है। और करीब 100 से 120 संख्या में ये मेटामर्स मौजूद होते हैं और ये सभी सेगमेंट्स सिमिलर होते हैं अपीयरेंस में, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक सेगमेंट बड़ा है एक सेगमेंट छोटा है, सभी बराबर ही शेप और साइज के होते हैं, ठीक है। डोर्सल सरफेस ऑफ बॉडी की बात करें, यानी इनके बैक पोर्शन की बात करें, तो बैक पोर्शन में डोर्सल ब्लड वेसल मौजूद होता है, जिसे कि हम एक डार्क मीडियन डोर्सल लाइन से चिन्हित कर सकते हैं, ठीक है। वहीं इनका वेंट्रल सरफेस यानी आगे का जो पोर्शन होता है उसमें जेनाइटल ओपनिंग्स या पोर्ट्स मौजूद होते हैं। तो ये बात याद रखने वाला है कि डोर्सल सरफेस पे डोर्सल ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है, जबकि वेंट्रल सरफेस पे जेनाइटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट, एंटीरियर एंड कंसिस्ट्स ऑफ द माउथ एंड द प्रोस्टोमियम, मतलब जो आगे का क्षेत्र होता है, ठीक है, जहां पे इनका मुंह होता है, माउथ होता है, ठीक है, उसी को एंटीरियर एंड कहते हैं। तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोस्टोमियम मौजूद होता है, जो कि मिट्टी में छेद या किसी तरह का दरार बनाने में इन्हें हेल्प करता है और माउथ के पास होने के कारण ये मुंह के कवरिंग के रूप में भी काम आता है। क्लियर है। तो इम्पोर्टेंट बात है कि प्रोस्टोमियम प्रेजेंट होता है माउथ के नियर बाय, और इसका दो काम है, एक तो माउथ का कवरिंग के रूप में एक्ट करना और दूसरा काम है टू फोर्स ओपन क्रैक्स इन द सॉइल, ठीक है, इनटू विच द अर्थवर्म में क्रॉल। तो सॉइल के अंदर जो ये अपना बर्रो बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसमें मिट्टी को हटाने में और उसमें एक खोखला छेद बनाने में ये प्रोस्टोमियम इन्हें हेल्प करते हैं। क्लियर है। तो प्रोस्टोमियम इज सेंसरी इन फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। कि प्रोस्टोमियम जो है एक सेंसरी ऑर्गन के रूप में भी काम करता है, ठीक है। मतलब अगर मिट्टी में कोई केमिकल या इस तरह से कुछ मौजूद हो तो उसे ये प्रोस्टोमियम सेंस करके अर्थवर्म को अलर्ट कर सकता है। क्लियर है। अब इसके बॉडी सेगमेंट की बात करें तो पहला बॉडी सेगमेंट को पेरिस्टोमियम कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम दो अलग अलग चीजें हैं। प्रोस्टोमियम मुंह के पास था, ठीक है, मिट्टी खोदने के काम में आता है, जबकि पेरिस्टोमियम इसका पहला सेगमेंट का नाम है, जिसको कि बकल सेगमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखो डायग्राम में प्रोस्टोमियम क्या है, सबसे आगे नोकीला सा दिखने वाला एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि इसके माउथ के ओपनिंग को कवर कर रहा है। जबकि पेरिस्टोमियम क्या है, इसका पहला सेगमेंट है, ठीक है, जिस सेगमेंट में ये माउथ प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन अ मेच्योर वर्म, ठीक है। एक मेच्योर अर्थवर्म की बात करें तो उसमें जो सेगमेंट्स 14 से 16 होते हैं वो एक डार्क कलर के बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू से कवर्ड रहते हैं, जिसे क्लाइटलम कहा जाता है। ये देखो अर्थवर्म को बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो ये 14 से 16 सेगमेंट तक ये क्या है, एक ब्लैक कलर का जो दिख रहा है डार्क बैंड टाइप, ठीक है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जिसको क्लाइटलम कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है अर्थवर्म का। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए क्लाइटलम जो है वो किस ऑर्गेनिज्म में या किस फाइलम में मौजूद होता है। तो इसका सही जवाब है ये मौजूद होता है अर्थवर्म में, दैट इज फेटिमा में, क्लास ओलिगोकीटा में, ठीक है, और फाइलम एनिलिडा में। ध्यान रखना। और क्लाइटलम के आधार पे ही
अर्थवर्म के बॉडी को 3 मुख्य भाग में विभाजित किया जा सकता है, प्री क्लाइटलर, क्लाइटलर और पोस्ट क्लाइटलर सेगमेंट्स। ठीक है, मतलब क्लाइटलम से पहले वाले क्षेत्र प्री क्लाइटलर कहलाते हैं। फिर 14 से 16 सेगमेंट वाले क्षेत्र जिसमें क्लाइटलम मौजूद है उसे क्लाइटलर क्षेत्र कहा जाता है। और 16 के बाद जो भी सेगमेंट्स आते हैं उसे पोस्ट क्लाइटलर, मतलब क्लाइटलर के बाद वाले क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है 4 pairs of spermathecal apertures are situated on the ventrolateral sides of the intersegmental groups, that is 5 to 9 segments। ठीक है, 5 से 9वें सेगमेंट में 4 पेयर, ठीक है, यानी टोटल 16 स्पर्म स्टोर करने वाले एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जिसे स्पर्माथिकल अपर्चर कहा जाता है। उसी तरह 14वें सेगमेंट में एक सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है। हमने बताया था ना, अर्थवर्म जो है वो हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी बाइसेक्सुअल होता है, यानी मेल और फीमेल गेमिट दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में मौजूद होगा। तो बिल्कुल वैसा ही है कि नहीं, कि 14वें सेगमेंट में एक सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर है, वहीं 5 से 9वें सेगमेंट में 4 पेयर जो है स्पर्माथिकल अपर्चर्स में प्रेजेंट है, अपर्चर्स का प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब स्पर्म्स और फीमेल गेमिट दोनों मौजूद हैं। क्लियर है? अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स, अब मेल जेनाइटल पोर कहाँ प्रेजेंट है? तो ये 18वें सेगमेंट में है। ठीक है, एक जोड़ा मेल जेनाइटल पोर जो है 18वें सेगमेंट में है और एक सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर 14वें सेगमेंट में है और 5 से 9 सेगमेंट में स्पर्म कैरी करने वाला बैग लाइक स्ट्रक्चर्स स्पर्माथिकल अपर्चर्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसी तरह से नेफ्रीडोपोर्स जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है, ये प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, और प्रत्येक बॉडी सेगमेंट में एस शेप्ड सीटे प्रेजेंट होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये जो सीटे हैं वो पहला, लास्ट और क्लाइटलम इन तीनों बॉडी सेगमेंट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब वैसे तो ये सीटें जो है प्रत्येक सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं पूरे बॉडी में, लेकिन पहला सेगमेंट जिसको पेरिस्टोमियम कहते हैं उसमें, लास्ट सेगमेंट और क्लाइटलम वाले सेगमेंट में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, सीटें कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड, सही बात है। सीटें चूंकि मसल से जुड़ा हुआ रहता है तो इसीलिए उसके मांसपेशी के सिकुड़ने या उसके एक्सटेंशन के साथ सीटें भी अपना शेप और साइज चेंज करने का क्षमता रखता है। ठीक है, और इसी कारण से जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लोकोमोशन में देखा गया है। क्लियर है? आपने देखा होगा ना अर्थवर्म कैसे चलता है, एक बार सिकुड़ता है फिर एक्सटेंड करता है। ठीक है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर एक्सटेंड करता है, इस तरह से वो एक एक स्टेप वाइज जो है वो चलता है। ठीक है, तो इसी सिकुड़ने और एक्सटेंशन करने में मददगार होता है ये सीटें। नेक्स्ट एनाटॉमी देखते हैं। एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया? अब इसके इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स को हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर है? अर्थवर्म का जो बॉडी वॉल होता है वो बाहर से एक नॉन सेलुलर क्यूटिकल से कवर्ड रहता है। ठीक है, दरअसल क्यूटिकल का परत जो है इसे बाहरी हार्मफुल सब्सटेंसेस से रक्षा करती है। इस क्यूटिकल लेयर के नीचे एपिडर्मिस लेयर होता है। ठीक है, उसके बाद मतलब उसके नीचे जो है 2 मसल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर है? तो क्वेश्चन अगर आए कि बताइए अर्थवर्म में किस तरह के मसल्स प्रेजेंट हैं, तो इसमें दोनों तरह के मसल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर मसल लेयर भी है और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर भी। और सबसे अंदरूनी पार्ट में इनर मोस्ट सिलोमिक एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? तो इसके बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है। सबसे बाहरी परत कौन सा था? क्यूटिकल। ठीक है, उसके नीचे एपिडर्मिस, उसके नीचे 2 मसल लेयर्स, सर्कुलर मसल लेयर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, और उसके अंदर सिलोम। ठीक है, और इसमें किस तरह का सिलोम पाया जाता है? तो साइजोसिलोम। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स विच कंटेन सिक्रीटरी ग्लैंड सेल्स। ठीक है, ये जो एपिडर्मिस रहता है अर्थवर्म का वो कौन सा सेल से बना हुआ रहता है? तो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, और इसी में
कुछ सिक्रेटरी ग्लैंड सेल्स मौजूद होते हैं जो कि इसे मॉइस्ट सिक्रीशन प्रदान करते रहते हैं, जिससे कि उसका स्किन रूखापन से बचा रहे। ठीक है, अब देखो एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, ठीक है, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट ट्यूब होता है। अभी हम लोग देखेंगे इसका डायग्राम। और ये पहले से लेकर लास्ट सेगमेंट तक रन करता है, मतलब कंटिन्यू करता है। ठीक है, इसमें जो इसका टर्मिनल माउथ है वो बकल कैविटी में ओपन करता है 1 से 3 सेगमेंट के बीच में। ठीक है, और बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही बकल कैविटी मस्कुलर फैरिंग्स में खुलता है। मस्कुलर फैरिंग्स के बाद ईसोफेगस यानी फूड पाइप प्रेजेंट होता है। ठीक है, 5 से 7 सेगमेंट्स के बीच। उसके बाद ये ईसोफेगस मस्कुलर गिजार्ड में जाके खुलता है, जो कि 8 से 9 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। इस गिजार्ड का काम है ग्राइंडिंग का काम करता है सॉइल पार्टिकल्स और डिकेइंग लीव्स, ठीक है, जो अर्थवर्म भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इन मिट्टी के कणों को और सड़े गले पत्तों को पीसने का काम, ठीक है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम मस्कुलर गिजार्ड का ही होता है। ठीक है, इस मस्कुलर गिजार्ड के बाद आता है स्टमक यानी पेट। ठीक है, और अर्थवर्म का पेट जो है वो 9 से 14 सेगमेंट के बीच प्रेजेंट होता है। क्लियर है? और अर्थवर्म के स्टमक में कैल्सीफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ह्यूमस में प्रेजेंट ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि मिट्टी का जो सबसे टॉप फर्टाइल लेयर होता है उसको ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, और इसी ह्यूमस में ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसी ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम कैल्सीफेरस ग्लैंड्स का होता है, जो कि अर्थवर्म के स्टमक में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब स्टमक के बाद आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन 15 सेगमेंट के बाद कंटिन्यू करता है लास्ट सेगमेंट तक। ठीक है, अब 26वें सेगमेंट में इंटेस्टाइन से एक जोड़ा इंटेस्टिनल सीके प्रेजेंट होता है, और इंटेस्टाइन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है टिफ्लोसोल का प्रेजेंट होना, जो कि 26 से 35 सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होता है। क्या काम है टिफ्लोसोल का? तो टिफ्लोसोल बेसिकली एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाने का काम करता है इंटेस्टाइन में, बिल्कुल उसी तरह जैसा ह्यूमन बींग्स में इंटेस्टिनल विलाई प्रेजेंट होता है, जो कि सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है डाइजेशन प्रोसेस के समय। बिल्कुल वही काम अर्थवर्म में टिफ्लोसोल का होता है। और फिर एट लास्ट एलिमेंट्री कैनाल का एंड वाला पोर्शन, दैट इज एनस, जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल्स को बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। अब पूरा मैकेनिज्म क्या होता है डाइजेशन का? तो देखो, जब अर्थवर्म सॉइल यानी मिट्टी खाता है, तो ये मिट्टी जो है इसके एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज कर दिए जाते हैं। और उसके बाद ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और बाद में इसका यूटिलाइजेशन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स द्वारा हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसका पूरा डायग्राम एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म का। ठीक है, पहला जो सेगमेंट है उसका क्या नाम था? पेडिस्टोमियम। ठीक है, 1 से लेकर 3 तक जो सेगमेंट है वो बकल कैविटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो इसी बकल कैविटी में माउथ प्रेजेंट है। चौथे सेगमेंट में फेरिंग्स प्रेजेंट है। 5 से 7वें सेगमेंट के बीच ईसोफेगस यानी फूड पाइप प्रेजेंट होता है।
8 से 9 सेगमेंट में गिजार्ड प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि ग्राइंड करता है सॉइल पार्टिकल्स को। फिर 9 से लेकर 14 तक के सेगमेंट के बीच स्टमक आता है, और फिर 15 सेगमेंट ऑनवर्ड्स लास्ट सेगमेंट तक इंटेस्टाइन होता है। 26वें सेगमेंट में इंटेस्टिनल सीकम प्रेजेंट है, ठीक है। यही 26 से 35 सेगमेंट के बीच में टिफ्लोसोल प्रेजेंट है, देख रहे हो लिखा हुआ है, क्लियर है, दिखा, टिफ्लोसोल, जो कि सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि फेरिटिमा में क्लोज्ड टाइप ऑफ वेस्कुलर यानी सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज और हार्ट ये सभी मौजूद होते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होने के कारण ब्लड जो है वो कन्फाइंड हार्ट और ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड सर्कुलेशन बना हुआ रहता है एक डायरेक्शन में, ठीक है। यानी अर्थवर्म जब मूवमेंट के समय कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है मांसपेशियों और सीटे के मदद से, तो इससे उसका ब्लड जो है उसके शरीर में एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, ठीक है। स्मॉलर ब्लड वेसल्स सप्लाई द गट, नर्व कॉर्ड एंड द बॉडी वॉल। छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो गट, नर्व कॉर्ड और बॉडी वॉल में सप्लाई करते हैं। ब्लड ग्लैंड्स जो है वो चौथे, पांचवें और छठे सेगमेंट्स में मौजूद होते हैं। इन ब्लड ग्लैंड्स का क्या काम है, तो ये ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ब्लड सेल्स जो हैं वो फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, यानी बाहर से आक्रमण करने वाले कोई भी फॉरेन एंटीजेंस को ये तुरंत मार गिराते हैं, ठीक है। अर्थवर्म्स लैक स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग डिवाइसेस। इतना ऑर्गन सिस्टम डेवलप होने के बावजूद केंचुओं में सांस लेने की प्रणाली पूरी तरह से विकसित नहीं हुई रहती है, इसीलिए इसमें रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही होता है, मॉइस्ट बॉडी सरफेस, ठीक है, मॉइस्ट बॉडी सरफेस के थ्रू इनटू देयर ब्लड स्ट्रीम, क्लियर है। तो कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होता है, बल्कि इनके बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन किया जाता है, ठीक है। ये देखो इसका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम, ठीक है। अब हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को देख लेते हैं। पहले ही हम लोगों ने देखा हुआ है कि अर्थों में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कॉइल ट्यूब्यूल्स, जिसको नेफ्रीडिया कहा जाता है, इसी के थ्रू होता है, ठीक है। 3 तरह के नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। पहला है सेप्टल नेफ्रीडिया, दूसरा है इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया और तीसरा है फेरिंजियल नेफ्रीडिया, ठीक है। सेप्टल नेफ्रीडिया जो है वो 15 सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है, और ये इंटरसेगमेंटल सेप्टा के दोनों साइड्स में मौजूद होता है। देखो इसको डायग्राम में देखते हैं। ये देखो सेप्टल नेफ्रीडिया सबसे नीचे में, क्लियर है, प्रेजेंट है फ्रॉम सेगमेंट 15 टू लास्ट, ठीक है, ओपन इनटू द इंटेस्टाइन। दूसरा है इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, जो कि 3rd सेगमेंट से प्रेजेंट होता है अप टू द लास्ट सेगमेंट, ठीक है, और ये अटैच्ड होता है टू द लाइनिंग ऑफ बॉडी वॉल। ये देखो इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, जो डॉटेड वाला पोर्शन है वो इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया है, राइट। और तीसरा है फेरिंजियल नेफ्रीडिया, जो कि प्रेजेंट होता है एज 3 पेयर्ड टफ्ट्स इन द 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट, ठीक है, दिख रहा है ये एक गुच्छा नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये क्या है, फेरिंजियल नेफ्रीडिया का टफ्ट्स है, ग्रुप्स है, जो कि 4थे, 5वें और 6ठे सेगमेंट्स में प्रेजेंट है। ये जो अलग अलग तरह के नेफ्रीडिया हैं वो सभी स्ट्रक्चर में तो बेसिकली सिमिलर होते हैं और फंक्शन भी लगभग सेम ही होता है।
सभी नेफ्रीडिया का फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करना, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम और कॉम्पोजिशन को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें अर्थवर्म में, तो इसमें गैंग्लिया प्रेजेंट होता है जो कि सेगमेंट वाइज अरेंज्ड होता है ऑन द वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए अर्थवर्म में जो है यानी फेरिटिमा में डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है या वेंट्रल सॉलिड पेयर्ड नर्व कॉर्ड होता है। तो इसमें सही जवाब होगा वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ना कि डोर्सल। और ये नर्व कॉर्ड जो है वो तीसरे और चौथे सेगमेंट में बाइफरकेट कर जाता है और फेरिंग्स को एनसर्कल यानी सराउंड करते हुए ये सेरिब्रल गैंग्लिया को ज्वाइन करता है और नर्व रिंग बना देता है, ठीक है। अब देखो सेंसरी सिस्टम की बात करें तो सेंसरी सिस्टम में अर्थवर्म के पास आईज प्रेजेंट नहीं होती, यानी केंचुआ में आंख नहीं होता है, लेकिन ये लाइट और सेंसिटिव ऑर्गन्स होने के कारण ये जो है किसी भी तरह के प्रकाश या टच के स्टिमुलाई को सेंस कर पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो दे कैन डिस्टिंग्विश द लाइट इंटेंसिटीज एंड द वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, ठीक है। अगर जमीन पे किसी भी तरह का कोई भी कंपन हो या किसी भी तरह का प्रकाश या लाइट इनके बॉडी पे दिया जाए तो ये इसको सेंस कर पाते हैं क्योंकि इनके पास ऐसा रिसेप्टर्स मौजूद होता है, ठीक है, लाइट रिसेप्टर्स एंड टच रिसेप्टर्स। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, किसी भी तरह का अगर आसपास केमिकल मौजूद हो इनके सराउंडिंग्स में तो ये उनको भी सेंस कर पाते हैं क्योंकि इनके पास कीमो रिसेप्टर्स भी मौजूद होता है, ठीक है। और ये सभी तरह के सेंस ऑर्गन्स जो है ये इनके अंदरूनी भाग यानी एंटीरियर पार्ट में माउथ के आसपास जो है लोकेटेड होता है, ठीक है। अब इनके फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये हर्माफ्रोडाइट होता है, बाइसेक्सुअल होता है, पहले ही बताया मैंने। इसमें 2 पेयर ऑफ टेस्टिस यानी 2 पेयर मतलब 4 टेस्टिस मौजूद होते हैं 10वें और 11वें सेगमेंट्स में, ठीक है। बिल्कुल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह आप इसको कंपेयर करके याद कर सकते हो, जिसमें कि इनका जो वासा डिफरेंशिया होता है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, वो 18वें सेगमेंट से रन करके जो है मतलब कंटिन्यू करके जो है प्रोस्टेटिक डक्ट में ज्वाइन करता है। और 2 पेयर ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स जो है वो 17 और 19 सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनमें एक कॉमन प्रोस्टेट और स्पर्मेटिक डक्ट मौजूद होता है जिसको वासा डिफरेंशिया कहते हैं, ठीक है। और ये जो है बाहर की तरफ खुलता है बाय पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स ऑन 18 सेगमेंट। 18वें सेगमेंट में मेल जेनाइटल पोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहीं पे जो है ये कॉमन प्रोस्टेटिक और स्पर्मेटिक डक्ट भी मौजूद होता है। देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। देख रहे हैं हम कि 6 से 9 सेगमेंट के बीच में किस तरह से 4 पेयर ऑफ स्पर्माथिका मौजूद है। उसी तरह 10 और 11 सेगमेंट में 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है। 12 और 13 सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है, ठीक है। उसी तरह 12 से लेकर 18वें सेगमेंट तक पूरा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद है, ठीक है, जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्माथिका, टेस्टिस सैक, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, स्पर्मिडुसल फनल्स, ठीक है, ये सब मौजूद है। वासा डिफरेंशिया जो कि एक कॉमन प्रोस्टेटिक और स्पर्मेटिक डक्ट में जाकर खुल रहा है, ठीक है। उस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, ओवेरियन फनल, ठीक है, ये सभी प्रेजेंट है। नीचे में आप देख रहे हो अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स प्रेजेंट है 18वें सेगमेंट में। उसी तरह एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, 2 पेयर्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। फिर है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म का डायग्राम है, ठीक है। वेल लेबल्ड डायग्राम है, इसको ध्यान में रखना है। देखो डायग्राम ध्यान में रखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन तो यूं सॉल्व हो जाएंगे। अभी देखो इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, कोकून क्लाइटलम क्या है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि एक म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म होता है बिटवीन 2 वर्म्स ड्यूरिंग मेटिंग,
ठीक है, जब कॉपुलेशन होता है, मेटिंग होता है, तब दो अर्थवर्म्स के बीच में स्पर्म का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और ये जो है पैकेट्स ऑफ स्पर्म एक्सचेंज करते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव गोनाडल ओपनिंग्स, जिसको स्पर्मेटोफोर्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मेच्योर स्पर्म और एग सेल्स और न्यूट्रिटिव फ्लूइड। ठीक है, तीन चीज, स्पर्म, एग सेल्स और उसको पोषण देने वाला न्यूट्रिटिव फ्लूइड, ये सभी कोकून्स में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, जिसे कि क्लाइटेलम के ग्लैंड सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और फाइनली कोकून का क्या रोल है, तो कोकून के अंदर ही फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट अकर करता है, और ये कोकून्स जो है वो मिट्टी में डिपॉजिट किए जाते हैं। ठीक है, और इसी कोकून के अंदर ओवा दैट इज एग्स जो है वो स्पर्म सेल्स के द्वारा फर्टिलाइज किए जाते हैं, जो कि धीरे से अर्थवर्म के बॉडी से निकलकर मिट्टी के अंदर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसी कोकून में एम्ब्रॉयज प्रेजेंट होते हैं, जो कि करीब 3 हफ्ते बाद 2 से लेके 20 छोटे छोटे बेबी वर्म्स में तब्दील हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि इसमें किसी भी तरह का कोई लार्वा इन्वॉल्व तो रहता नहीं है, क्योंकि अर्थवर्म में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, किसी भी तरह का कोई लार्वल स्टेज इन्वॉल्व नहीं रहता है। तो इस तरह से हमारा फेरिटिमा यानी अर्थवर्म कंप्लीट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे ज्यादा हमें पढ़ाई नहीं करना। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं फाइलम एनिलिडा का। ठीक है, थ्योरी कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। ठीक है, और फोकस ओनली स्टडी के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।